फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट टर्म होता है वो होता है फिजिक्स। जैसे व्हाट इज फिजिक्स, ये भी क्वेश्चन में पूछ देते हैं कभी कभी। फिजिक्स को बोलते हैं हम द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। या इसको ऐसे भी बोला जाता है द स्टडी ऑफ स्पेस, टाइम, एनर्जी एटसेट्रा। द स्टडी ऑफ स्पेस, टाइम, एनर्जी एटसेट्रा आर कॉल्ड फिजिक्स। तो ये फिजिक्स होता है। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा होता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो हमें न्यूटन ने बताया था, न्यूटन के लॉज जिसमें वैलिड होते हैं, तो वो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स वो है जो हमें आइंस्टाइन ने बताया था। तो न्यूटन को हम बोलते हैं फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स और आइंस्टाइन को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या समझो, जैसे कुछ चैप्टर्स के नाम हैं मोशन, वर्क, ग्रेविटेशन। इन चैप्टर्स में हम क्या करते हैं, जो मास का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। लाइक अर्थ के साइज़ का भी ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं, सन के साइज़ का भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो जब बड़े ऑब्जेक्ट्स का साइज़ हो, ऑब्जेक्ट का साइज़ मतलब बड़ा हो, उससे रिलेटेड जो फिजिक्स के लॉज होते हैं, जैसे F इक्वल्स टू एम ए, ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, पर ये तभी वैलिड है जब बॉडी का साइज़ बहुत बड़ा हो। मास F इक्वल्स टू एम ए तभी वैलिड होता है जब ऑब्जेक्ट का साइज़ थोड़ा सा लार्ज हो। अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ लार्ज नहीं है यानी ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अब मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है वो समझो। ठीक है, इनको बस ऐसे ही लिख लेना, कुछ इनके बारे में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो। मॉडर्न फिजिक्स है जिसमें पार्टिकल साइज जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके लेवल का हो। अगर पार्टिकल का साइज इस लेवल का हो तब फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, तब जो एक्चुअल वाला फॉर्मूला है वो नहीं रह पाता। जैसे तब जो मास होता है ना वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मास का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, किसी बॉडी का अगर रेस्ट पे मास है एम नॉट, ठीक है, और अगर वो वी स्पीड से जाने लगे तब उसका मास चेंज होकर क्या हो जाएगा, एम नॉट अपॉन 1 माइनस अंडर रूट वी, मतलब ये वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको भी नोट मत करना, ये 12th के लास्ट में पढ़ना है, बट मैं समझा रहा हूँ क्या कि स्पीड बढ़ने से मास भी बढ़ जाता है। पर ये किन पार्टिकल्स का होता है, जिनका साइज़ छोटा होता है। जैसे तुमने सुना होगा 9th में अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये सब सुना हो ना। अल्फ़ा पार्टिकल किसको बोलते हैं बताना, व्हाट इज अल्फ़ा पार्टिकल। ओके चलो, जैसे हीलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हम उनको अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड जो फिजिक्स है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स हो गया अपना ये। तो ये फिजिक्स के 2 ब्रांचेज हैं, क्लासिकल और मॉडर्न, ये बस लिख लो। और फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ये भी कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो याद रखना फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इज न्यूटन एंड द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज आइंस्टाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ये तुम्हारा पहले चैप्टर का सिलेबस है। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल का मीनिंग पता है ना तुम्हें। फंडामेंटल मीन्स ये किसी भी और फोर्स की हेल्प से नहीं है, ये सारे इंडिपेंडेंट फोर्सेस हैं। तो हमारे नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रेविटेशनल, नाउ व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, 2 मासेस कहीं भी हो हमारे पूरे यूनिवर्स में और उनके बीच में कोई सेपरेशन हो, तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से कैपिटल जी की वैल्यू हम लेते हैं 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11। ये जो पावर है 10 की पावर -11,
-11 करते ही जो फोर्स का अमाउंट होता है ना बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो कि एक फंडामेंटल फोर्स भी है, इसे हम कहते हैं वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। और हाँ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होता। तो तुम क्या करो, जो पहला फोर्स है ना ग्रेविटेशनल, इसे लिख के मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लो। Write down the force of attraction between two objects due to their masses. The force of attraction between two objects due to their masses. Full stop. उसके आगे ये पूरा लिख लेना और एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर देना, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ओके, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है इलेक्ट्रिक और दूसरा है मैग्नेटिक। तो पहले इलेक्ट्रिक देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। याद रखना, मासेस में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, बट चार्जेस में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन है रिपल्सन होता है, उनका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। और हाँ, अभी एक चीज़ ध्यान रखना, तुम्हें कोई भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल के बेसिस पे याद नहीं करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले पे 12th में आएगा। दो चार्जेस, चार्ज को Q1 Q2 से डिनोट करते हैं, फॉर्मूले में मॉड भी लगाया जाता है ताकि फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव रहे। खैर, ये दो चार्जेस के बीच का फॉर्मूला होता है। इसमें जो कांस्टेंट होता है वो होता है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹। ठीक है, हमें ये सब पूरा डीप में नहीं जानना, हमें सिर्फ ये जानना है कि इससे क्या मीनिंग निकलता है। इससे मीनिंग ये निकल रहा है कि ये जो फोर्स है उसका कांस्टेंट पॉजिटिव है, 10⁹ है, यानी ये फोर्स ग्रेविटेशनल से स्ट्रांग है। ठीक है, और ये फोर्स अट्रैक्शन वाला भी है और रिपल्सन वाला भी है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इसे नोट कर लो। फिर हम मैग्नेटिक पढ़ेंगे और फिर दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, नेक्स्ट वन, राइट डाउन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक्स में ज़्यादा चेंज नहीं करना, सेम डेफिनेशन है, नाम लिख लो मैग्नेटिक और यहाँ पे लिख दो पोल्स। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो तुम्हें पता है नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ऐसे ही नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो जो ये पोल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला सेम होता है, कुछ ऐसा ही होता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। तुम्हें इस फॉर्मूले को याद नहीं करना, ये चीज़ हमेशा याद रखना, के क्यू, इसमें QM1 ऐसे कुछ लिखा जाता है, QM1 QM2 अपॉन R²। ये जो पोल्स की स्ट्रेंथ होती है ना, उसको QM1 QM2 ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। इससे ये पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक से वीक है बट ग्रेविटेशनल से तो स्ट्रांग है, क्योंकि उसकी पावर -11 है। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के मैंने दो पार्ट्स तुम्हें बता दिए, एक इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक, लेकिन दोनों मिलके एक ही हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड होते हैं। तुमने 10th में एक पढ़ा होगा, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड का एक एक्सपेरिमेंट था कि अगर किसी वायर में करंट हो और वहाँ पे कंपास नीडल ले जाएं
तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करता है, पढ़े हो ना? ओके, तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इनको कंबाइन हम सेपरेट नहीं पढ़ते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं इनको। नोट करके बताना। ओके, थर्ड फोर्स, दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, हमने 9th में पढ़ा था एक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था हमने कि जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो रिवॉल्व करते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन से दूर होता है, लेकिन हमें ये चीज़ पढ़ाया गया था कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये स्टेबल क्यों रहता है? क्योंकि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और इसी बॉन्डिंग को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसे हम अपने नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहते हैं, यानी हमारे पूरे नेचर में जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हो उनमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इसकी डेफिनेशन लिखो, द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसके आगे लिखना इन अ न्यूक्लियस, बाइंडिंग फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फिर ये पॉइंट लिख लेना, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ओके, चार फंडामेंटल्स में सबसे लास्ट में आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स समझने के लिए कुछ पॉइंट्स याद रखो। जैसे तुमने न्यूक्लियर रिएक्शन नाम सुना होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कोई बड़ा सा एटम है, जैसे यूरेनियम है, इसका नंबर 235 है। ठीक है, जब इस पे हम बॉम्बार्डिंग कराते हैं न्यूट्रॉन्स की, यानी इसको जब हम ब्रेक करना चाहते हैं यूरेनियम को, तो उसमें से थोरियम, हीलियम, मतलब अल्फा पार्टिकल्स, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं यूरेनियम में से। ठीक है, यानी जब भी कोई हैवी न्यूक्लियस ब्रेक किया जाता है तो उनमें से कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स निकलते हैं, मतलब जो उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं पहले से। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में और न्यूक्लियस में जो फोर्स लग रहा होता है पहले, उसी को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। जब कोई हैवी एटम होता है तो क्या होता है, उसमें से जब उसको ब्रेक किया जाता है बहुत से एलिमेंट्री पार्टिकल्स निकलते हैं। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स थे वो इनिशियली इसी में थे, तो वो जिस फोर्स से भी इसमें थे उस फोर्स को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे वो देखो, ये मत नोट करना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between an atom and its elementary particles. एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम होते कुछ ऐसे, अल्फ़ा लिख देना, लाइक अल्फ़ा, बीटा, गामा, ऐसे सिंबल्स तुम्हें पता होंगे शायद पहले से, एट्सेट्रा। नहीं पता होंगे तो फिजिक्स अभी तो स्टार्ट किया है ना, समझ जाओगे धीरे धीरे। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन एटम
एंड इट्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक अल्फा बीटा गामा, इनको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखना। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, ज़्यादातर पूछे जाते हैं कौन से, स्टार्टिंग के 3, ये वाला कभी एग्जाम में ऐसे पूछते नहीं है। तो ये हमारे नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस थे जिनके बारे में तुमने पढ़ लिया। नोट कर लिया? चलो अब देखो, इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। एक फॉर्मूला तुमने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होगे, E=mc²। ठीक है, ये फॉर्मूला है आइंस्टाइन ने दिया था। एनर्जी इज रिलेटेड टू मास एज E=mc², वेयर c स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी किसी बॉडी का तुम्हें मास पता हो, अगर उस मास को कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो तुम्हें पता है कि कितनी एनर्जी उसमें से आ सकती है। ठीक है, तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया हो, जैसे सपोज 1 ग्राम में मैक्सिमम कितनी एनर्जी पॉसिबल है, या 1 ग्राम मास कितनी एनर्जी कंटेन करता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको केजी में कन्वर्ट कर लो 1/1000, और ये 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻13। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, याद रखना। तो ये सिर्फ फॉर्मूले के बारे में हमें जानना है। आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका ये रिलेशन है। तुम बस ऐसे लिख लो, एनर्जी इज रिलेटेड टू मास एज, और ये फॉर्मूला लिख लो, और ये एक एग्जाम्पल भी नोट कर लो। नोट कर लिया? ओके, इसके अलावा देखो फर्स्ट चैप्टर में कुछ बातें बताई जाती है जिनको तुम्हें रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ कंजर्वेशन लॉज होते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसके बारे में स्टेटमेंट लिखा जाता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें भी सेम स्टेटमेंट बोलते हैं, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसे कुछ कंजर्वेशन के लॉज हैं जो सिर्फ 4 ही बताए गए इस चैप्टर में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज, एक मास भी होता है, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, एक होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये सब जो नया सिलेबस आया ना, उसमें से हटा दिया गया वैसे ये सब चीज़ें, क्योंकि इनमें कुछ है नहीं, फिर भी समझ लो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे में चेंज हो सकती है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है और कोई सिस्टम चारों तरफ से क्लोज्ड हो तो उसमें जो चार्जेस होंगे वो नेट चार्ज पहले भी जितना था बाद में उतना ही रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मास पता होगा तुम्हें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या कुछ भी होता है तो जो मास इनिशियल रहता है वही मास फाइनल रहता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्या है ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो एक बार। मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू स्पीड, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में फिजिक्स होता क्या है बस ये बताया गया है। ठीक है, ये समझ लो। जिससे कोई m मास का ऑब्जेक्ट v स्पीड से जा रहा है, ठीक है,
ऐसा बोला जाता है कि जब उस पर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा, तब इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी इसका मोमेंटम mv है तो mv ही रहेगा। ठीक है, बाहर से जब तुम कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो मोमेंटम जितना था उतना ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो देख लो। एंगुलर मोमेंटम है कि कोई चीज़ किसी एंगल में घूम रही है। जैसे मान लो एक सर्कल है, उस सर्कल में एक m मास का ऑब्जेक्ट v स्पीड से घूम रहा है, उसका रेडियस है r। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम तुम्हें फिजिक्स में 7th चैप्टर में पढ़ना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो होता क्या है। तो ये होता है फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का। ऐसा बोला जाता है कि जब तुम बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लगाओगे, अब ये टॉर्क क्या है वो समझो। टॉर्क एक एंगुलर फोर्स होता है, मतलब टॉर्क वो फोर्स होता है जिसको लगाने पे बॉडी वहीं पे गोल गोल घूमेगी। ठीक है, फोर्स का मतलब क्या है, किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो आगे जाता है। टॉर्क का मतलब क्या है, वो बॉडी वहीं पे घूमना स्टार्ट करती है। तो टॉर्क का मतलब है एंगुलर फोर्स। ठीक है, तो समझो इसको। ऐसा बोला जाता है कि जब किसी बॉडी पे हम एंगुलर फोर्स नहीं लगाएंगे बाहर से, तो उसका जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में रहेगा। दैट इज L इनिशियल विल बी L फाइनल। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये थे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फर्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। तुम एक काम करो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम इन दोनों को नोट कर लो। ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखना ना कि इफ़ टॉर्क इज़ ज़ीरो देन L इनिशियल इज़ L फाइनल। और एंगुलर लीनियर मोमेंटम में लिख देना इफ़ फोर्स इज़ ज़ीरो देन P इनिशियल इज़ P फाइनल। ठीक है, ये लीनियर वाले में लिख देना ऐसे। चलो अब देखो, इस चैप्टर में ज़्यादातर पिछले 4-5 ईयर्स में मैंने जो देखे हैं CBSE में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इंडियन साइंटिस्ट को फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो फुल नेम होता है चंद्रशेखर वेंकट रमन, बट तुम्हें CV रमन याद रखना है। इनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि उन्होंने ढूंढा था रमन इफेक्ट, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, जैसे तुमने एक पढ़ा होगा कुछ 9th में, जैसे किसी ग्लास में कोई कोलाइडियल सोल्यूशन हो और यहाँ से एक टॉर्च हमने जलाया। ठीक है, तो उस टॉर्च के जलाने से क्या होता है, जब लाइट ऐसे जा रही होती है तो ये लाइट चारों तरफ फैल जाती है ऐसे। ठीक है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऐसा कुछ सुना होगा आई थिंक। तो इसी को रमन ने ढूंढा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को CV रमन ने ढूंढा था और उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये सिर्फ फैक्ट था जिस पे मतलब क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं सिर्फ किस पे, एक तो इस वाले फॉर्मूले पे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछते हैं कि कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, वीकेस्ट है, और एक इस वाले पे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पूछा जाता है।